तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग आज देखेंगे गुप्त काल का प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म और गुप्तकालीन साहित्य एवं कला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। गुप्त काल का प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशा का उल्लेख करेंगे। तो प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी गुप्त काल में, है ना। हर एक वंश की तरह गुप्त वंश में भी राजा सबसे बड़े अधिकारी थे। राजा का ही निर्णय सर्वमान्य होता था और राजा के पश्चात का जो सबसे बड़ा अधिकारी का नाम आया है वह है कुमारामात्य। कुमारामात्य संभवतः जो राजकुमार होता था गुप्त काल में, उसी को कुमारामात्य कहा गया है, यानी कि राजा के बाद का सबसे बड़ा पद कुमारामात्य। ओके, प्रशासनिक इकाई गुप्त काल में प्रशासनिक इकाई कैसे बटी हुई थी इसको देखना है। तो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई का नाम था देश, है ना। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई का नाम देश था, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था, है ना। शासक को गोप्ता। एक मतलब ये कह सकते हैं कि ये राज्य था, है ना। केंद्र राज्य में बटा हुआ था और राज्य को देश कहा गया है, जिसके शासक को गोप्ता कहा गया है। और एक दूसरे प्रादेशिक इकाई थी भुक्ति। एक दूसरे टाइप का राज था जिसको भुक्ति कहा गया है और इसके शासक को उपरीक कहा जाता था। भुक्ति के शासक को उपरीक कहा गया। भुक्ति यानी कि राज्य का विभाजन अनेक जिलों में किया गया था। जिले को कहा गया है विषय। गुप्त काल में जिले को विषय कहा गया और विषय का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसको विषयपति कहा गया। जिले का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति। विषयपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए विषय परिषद होता था। विषय परिषद में कई मेंबर होते थे जो कि विषयपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देता था। विषय परिषद। विषय परिषद में नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रथम कुलिक, प्रथम काष्ठ सदस्य होते थे। 4 सदस्य विषय परिषद में, 4 सदस्य। नगर श्रेष्ठी कौन था ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रथम कुलिक और प्रथम काष्ठ सदस्य होते थे और ये लोग मिलकर विषयपति की सहायता एवं सलाह देते थे। इन सदस्यों का कार्यकाल जो होता था वह 5 वर्ष का होता था। विषय परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता था। इनका मुख्य काम था कि विषयपति को उनके कार्यों में सहायता करना और सलाह देना। ओके, विषय के नीचे गांव होता था, ग्राम, है ना। विषय के नीचे, जिला के नीचे ग्राम होता था। ग्राम के सर्वोच्च अधिकारी को महत्तर कहा जाता था। महत्तर, गांव के सर्वोच्च अधिकारी को महत्तर कहा गया। तो यहाँ पर हम लोग फिगर के जरिए देखेंगे कि प्रशासनिक इकाई कैसे बटी हुई थी। तो देश के अधिकारी को गोप्ता, देश भुक्ति में बटा हुआ था। देश और भुक्ति एक ही समान था, है ना। एक राज्य देश था और एक विशेष प्रकार का राज था भुक्ति, जिसके अधिकारी को उपरी कहा गया। भुक्ति जिले में बटा हुआ था, जिले को विषय कहा गया, विषय के अधिकारी को विषयपति। विषय गांव में बटा हुआ था, गांव के अधिकारी को महत्तर कहा गया है। गांव की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। जो छोटा गांव होता था उसको पेट कहा गया है गुप्त काल में। तो ये है प्रशासनिक इकाई से संबंधित अधिकारियों का नाम ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त गुप्तकालीन कई अधिकारियों का नाम गुप्त काल के कई अभिलेखों में जो वर्णित है या तत्कालीन साहित्यों में जो गुप्तकालीन अधिकारी का नाम आया है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दंडपाशिक, दंडपाशिक कौन था? तो मुख्य पुलिस अधिकारी को दंडपाशिक कहा गया, यानी कि आज का एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, गुप्त काल में दंडपाशिक। ओके, चाट या भाट, जो साधारण पुलिस कर्मी होते थे उसको चाट या भाट कहा गया। ठीक है। महाबालाधिकृत, महाबालाधिकृत जो सेनापति होता था उसको महाबालाधिकृत कहा गया। महादंडनायक जो न्यायाधीश था गुप्त काल में उसको महादंडनायक कहा गया। ठीक है। संधि विग्राहक
युद्ध मंत्री जो होता था, जो युद्ध के समय पूरा युद्ध के बारे में सारा जानकारी देता था, उसको युद्ध मंत्री कहा गया। उसको संधि विग्राहक कहा जाता था गुप्त काल में। विनय स्थिति संस्थापक शिक्षा मंत्री, यानी कि आज के शिक्षा मंत्री को गुप्त काल में विनय स्थिति संस्थापक कहा गया। महाक्ष पटलिक है ना, महाक्ष पटलिक नाम है इसका। लेखा अधिकारी होता था, उसको महाक्ष पटलिक कहा गया है। महाप्रतिहार कौन था? तो आंतरिक मामले का मंत्री, यानी कि आज का जो गृह मंत्री था गुप्त काल में महाप्रतिहार कहा गया। प्रथम कुलिक, प्रधान जो शिल्पी होता था, जो प्रधान शिल्पी होता था उसको प्रथम कुलिक कहा गया। प्रथम कायस्थ, प्रधान लिपिक जो होता था, जो लिपिक का काम करता था, जो हेड था लिपिक का, आज का बड़ा बाबू कह सकते हैं, है ना, वह प्रथम कायस्थ कहलाता था गुप्त काल में। प्रथम कायस्थ यानी कि प्रधान लिपिक को प्रथम कायस्थ कहा गया। सारथवा, जो व्यापारिक काफले का मुखिया होता था, व्यापारिक काफले में यही जो है नेतृत्व करता था, उसको सारथवा कहा गया है, सारथवा। इसके अतिरिक्त व्यापारियों की एक समिति होती थी गुप्त काल में, जिसे निगम कहा जाता था। व्यापारियों की समिति को निगम कहा गया है, और निगम का जो हेड होता था उसको श्रेष्ठी कहा गया। प्रधान को श्रेष्ठी कौन था? तो व्यापारियों की एक समिति थी जिसमें कि कई व्यापारी होते थे, और उस समिति को निगम कहा गया, और निगम का जो हेड था उसको श्रेष्ठी कहा गया है। गुप्त काल में निगम के हेड को श्रेष्ठी कहा। अब आइए गुप्त कालीन आर्थिक दशा कैसी थी, है ना, गुप्त काल की आर्थिक दशा। तो गुप्त काल में भी अन्य वंशों की तरह गुप्त काल में भी राजस्व का जो सबसे बड़ा स्रोत था वह भूमिकर था। भूमिकर जो लगभग 1/6 वसूला जाता था, उपज का 1/6 वसूला जाता था, और भूमिकर को क्या कहा गया? भाग को ही भूमिकर कहा गया है। ठीक है। भोग, दूसरा जो कर था वह था भोग। वह राजा को प्रतिदिन दिया जाने वाला जो उपहार जो दरबारी लोग देते थे राजा को, उसको कहा जाता था भोग। उद्रंग एक प्रकार का भूमि कर था, ये विशेष प्रकार का भूमि कर था, तो उसको उद्रंग कहा गया। ठीक है। सामान्य भूमि कर का नाम था भाग, विशेष प्रकार का जो भूमि कर था उसका नाम था उद्रंग। उसके बाद था भूतावात प्रत्याय। आयात कर जो तो भूतावात प्रत्याय क्या था? आयात कर, भूतावात प्रत्याय। निर्यात कर को शुल्क कहा गया, यानी कि इतने करों का नाम याद रखना है। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। भूमि कर को भाग, जो कि 1/6 लिया जाता था। राजा को प्रति दिए जाने वाले उपहार को भोग कहा गया है। एक प्रकार का विशेष प्रकार का भूमि कर था, उसको उद्रंग कहा गया। आयात कर जो इम्पोर्ट ड्यूटी था उसको भूतावात प्रत्याय कहा गया, और निर्यात कर को शुल्क कहा गया है। गुप्त काल में निर्यात कर का नाम था शुल्क। ये गुप्त काल का करों का उल्लेख है। अब आते हैं गुप्तकालीन भूमि, है ना। गुप्तकालीन भूमि में आपका अमर सिंह, याद कीजिए अमर सिंह जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे, वह एक पुस्तक लिखे थे अमरकोश। अमरकोश में गुप्तकालीन 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है अमरकोश में। इसमें प्रमुख भूमि जो थी उसका वर्णन हम लोग करते हैं। तो पहला है क्षेत्र भूमि, जो कृषि योग्य भूमि थी वह उसे गुप्त काल में क्षेत्र भूमि कहा गया। वास्तु भूमि, निवास योग्य भूमि को वास्तु भूमि। खिल, जिस पर खेती नहीं होता था, बंजर भूमि को खिल कहा गया है। अप्रहत, जंगली भूमि को अप्रहत। अग्रहार, मंदिरों को दिए जाने वाली भूमि जो कि कर मुक्त होता था उसको अग्रहार कहा गया है। तो अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। इसमें ये 5 प्रमुख भूमि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा प्रचलित था। भूमि का जो संग्रह करने वाला अधिकारी था उसको ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। भूमि का संग्रह करने वाला यानी कि रिकॉर्ड रखने वाला अधिकारी को ध्रुवाधिकरण, और भूमि आलेख को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को महाक्ष पटलिक कहा गया। भूमि का संग्रह करने वाले अधिकारी को ध्रुवाधिकरण
और भूमि आलेख को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को महाक्ष पटलिक कहा गया है गुप्त काल में। आपको बता दें कि भूमि दान की परंपरा जो हमारे देश में शुरू हुई थी वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सातवाहन के काल में फर्स्ट एडी में भूमि दान की प्रथा शुरू हुई, लेकिन गुप्तों के काल तक आते आते भूमि दान बहुत ज़्यादा बढ़ गया और गुप्त काल में सबसे अधिक भूमि दान दिया गया। सर्वाधिक भूमि दान गुप्त काल में ही दिया गया। गुप्त काल में एक पद्धति का ज़्यादा विकास हुआ था अक्षय निधि पद्धति। अक्षय निधि पद्धति का विकास हालांकि कुषाणों के द्वारा आरंभ किया गया था। अक्षय निधि पद्धति, अक्षय निधि का मतलब होता है अस्थाई दान से, है ना, किसी व्यक्ति को अस्थाई दान दिया गया और ऐसी भूमि जिससे अनवरत भू राजस्व प्राप्त होता रहे, यानी कि किसी व्यक्ति को अस्थाई दान दिया गया और जीवन भर उस भूमि से उसको कर मिलता रहे। तो अस्थाई कर जो जीवन भर उस व्यक्ति को उस भूमि से जो कर मिल रहा था उसी पद्धति को अक्षय निधि पद्धति कहा गया, जो गुप्त काल में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा। हालांकि कुषाणों के द्वारा अक्षय निधि पद्धति की शुरुआत की गई थी और गुप्त काल में अक्षय निधि पद्धति का उल्लेख जो है वह सांची के पाषाण लेख में किया गया है। सांची के पाषाण लेख का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय का बौद्ध सेनापति था आर्मक दर्व के द्वारा जो है सांची के पाषाण लेख का निर्माण किया गया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का बौद्ध सेनापति था। और इसी सांची के पाषाण अभिलेख में गुप्त काल में अक्षय निधि के प्रचलन होने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, गुप्त काल में मौद्रिक व्यवस्था कैसी थी? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था, स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा गुप्त के काल में ही जारी किया गया। एक चीज़ यहाँ कन्फ्यूजन दूर करना चाहेंगे कि कुषाणों के द्वारा सर्वाधिक शुद्ध सोने का मुद्रा जारी किया गया था, जबकि पूरे एंशंट एज में की बात करेंगे कि सबसे अधिक सोने की मुद्रा किसके काल में जारी किया गया? तो गुप्तों के द्वारा सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जो चांदी का मुद्रा को जारी किया था, चांदी के मुद्रा को जारी किया था। चंद्रगुप्त गुप्त पहला शासक था। फाहियान अपने यात्रा वृत्तांत में कहता है कि गुप्त काल में जो लेन देन होता था, आम लोग जो लेन देन करते थे वह कौड़ी में होता था। बहुत ही महत्वपूर्ण, फाहियान कहता है कि आम लोग जो वस्तुओं का लेन देन करते थे वह मुद्रा में ना करके कौड़ी में करते थे, है ना। रामगुप्त याद कीजिए, समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा पुत्र, है ना, कुछ समय तक शासन किया था। तो रामगुप्त संभवतः तांबे की मुद्रा को चलाई थी, यह पहला गुप्त शासक था जो तांबे की मुद्रा को चलाया था, रामगुप्त। गुप्त काल में चांदी की मुद्रा को रुपयका कहा गया और चांदी की मुद्रा को जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चांदी की मुद्रा को जारी किया गया। अब आते हैं गुप्तकालीन सामाजिक दशा के बारे में देख लेते हैं। तो गुप्त काल में सामाजिक दशा कैसी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। गुप्त काल में ब्राह्मणों की स्थिति सबसे उच्च थी, समाज में ब्राह्मणों की स्थिति सबसे उच्च थी, शूद्रों की स्थिति काफ़ी निम्न थी गुप्त काल में। फाहियान अपने यात्रा वृत्तांत में अंत्यज तथा चंडाल जाति का उल्लेख करता है। अंत्यज तथा चंडाल जाति का उल्लेख करते हुए फाहियान कहता है कि मोहल्ले में अगर अंत्यज या चंडाल जाति प्रवेश करता था तो ढोल और नगाड़े बजाकर लोगों को पहले सावधान कर दिया जाता था, है ना। तो इनकी स्थिति बहुत ही निम्न थी और फाहियान अंत्यज और चंडाल जाति का उल्लेख करता है। गुप्त काल में जब भूमि दान इतना ज़्यादा दिया गया तो भूमि दान दिए जाने के कारण गुप्त काल में जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया, जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया था। गुप्त काल में एक नई जाति कायस्थ का उदय हुआ था, कायस्थ जाति का उदय हुआ था। गुप्त काल की एक बड़ी विशेषता, इस काल में भूमि दान सर्वाधिक होने से इस जाति का उदय हुआ था। गुप्तकालीन अभिलेखों में इसे प्रथम कायस्थ कहा गया, प्रथम कायस्थ, और जाति के रूप में इसका पहला उल्लेख कायस्थ का पहला उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में किया गया। याज्ञवल्क्य स्मृति में ही सर्वप्रथम कायस्थों का उल्लेख किया गया है। और दूसरा एक स्मृति है ओशनम स्मृति। ओशनम स्मृति में जाति के रूप में
कायस्थ का उल्लेख किया गया है। तो दोनों चीज ध्यान में रखेंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम कायस्थों का उल्लेख है और जाति के रूप में कायस्थों का प्रथम उल्लेख ओशनम स्मृति में किया गया है। ये लिखा पढ़ी का काम, जब भूमि दान बहुत ज़्यादा के दिया गया तो कुछ वर्गों के पास बहुत ज़्यादा भूमि हो गया है ना, तो भूमि का रिकॉर्ड रखने के लिए ये लिखा पढ़ी का काम करते थे, तो ये कायस्थ हो गए। एक नया वर्ग, एक नई जाति का निर्माण हुआ, कायस्थ। ठीक है। गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन था, है ना। मनु स्मृति गुप्त कालीन 17 प्रकार के दासों का और नारद स्मृति गुप्त कालीन 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है और इनके उल्लेख किए जाने से ही यह प्रतीत होता है कि गुप्त काल में दास व्यवस्था का प्रचलन था। ठीक है। सती प्रथा गुप्त काल में मौजूद था, विशेषकर सैनिक परिवार में सती प्रथा का ज़्यादा प्रचलन था। सती प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख 510 ईस्वी के भानुगुप्त जो शासक थे उनके एरन अभिलेख में एक सैनिक थे गोपराज नामक सेनापति के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है और सती प्रथा का यह प्रारंभिक जानकारी देता है। ध्यान में रखेंगे 510 ईस्वी का एरन अभिलेख में सती प्रथा का सबसे प्रारंभिक उल्लेख किया गया है। ये भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। तो ये हो गया आपका गुप्तकालीन सामाजिक दशा के बारे में हम लोग देखे। अब देखते हैं गुप्तकालीन धार्मिक दशा कैसी थी, है ना। तो गुप्त काल में चूंकि ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व हो गया था, ब्राह्मण धर्म का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, तो गुप्त काल के जितने शासक हुए वह ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिए और कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के बाद ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान का काल जो है गुप्त काल माना गया। ब्राह्मण धर्म का जो विकास हुआ वो पुष्यमित्र शुंग के बाद सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ तो गुप्त काल में हुआ। गुप्त राजाओं के द्वारा वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया गया। वैष्णव धर्म इस काल में सबसे अधिक लोकप्रिय धर्म था, है ना। गुप्त राजाओं ने वैष्णव धर्म से संबंधित परम भागवत की उपाधि को धारण किया। वैष्णव धर्म से संबंधित गरुड़ इस वंश का राजकीय चिन्ह था और इनकी भाषा क्या थी? राजकीय भाषा संस्कृत थी। तो गरुड़ जो है विष्णु भगवान का वाहन है और इससे प्रतीत होता है कि इस काल के जितने राजा हुए अधिकांश राजाओं ने अपने शासन काल में वैष्णव धर्म को बहुत अधिक संरक्षण दिया, परम भागवत की उपाधि ली, राजकीय चिन्ह गरुड़ को बनाया और संस्कृत इनकी राजकीय भाषा थी। वैष्णव धर्म के अतिरिक्त गुप्त काल में शैव और बौद्ध धर्म का भी प्रचलन था, है ना। ऐसा नहीं था कि केवल वैष्णव धर्म ही लोकप्रिय हुआ, शैव धर्म और बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ। स्कंद गुप्त के बैल आकार के सिक्के, ध्यान में रखना, स्कंद गुप्त का एक सिक्का मिला है जो बैल आकार का है और कुमार गुप्त का एक सिक्का मिला है जो मयूर पर आरूढ़ कार्तिकेय का सिक्का मिला। किसका? कुमार गुप्त का। ये दोनों सिक्के से पता चलता है कि इस काल में शैव धर्म का भी प्रचलन था। इस काल के शासक जो थे वह शैव धर्म को भी अपने शासन काल के दौरान संरक्षण दिया। शैव धर्म बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ। गुप्त काल में कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब 3 जगह था जो बौद्ध धर्म इस जगह पर ज़्यादा विकसित था, ज़्यादा प्रसिद्ध था। कश्मीर में, अफगानिस्तान में और पंजाब में गुप्त काल में बौद्ध धर्म का ये 3 केंद्र था। गुप्त काल में ही नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना की गई, कुमारगुप्त के द्वारा हम लोग पढ़े। और ह्वेनसांग कहता है कि 100 ग्राम, और इत्सिंग एक चीनी यात्री है, वह 200 ग्राम का राजस्व इससे प्राप्त होता है। ह्वेनसांग कहता है कि नालंदा बौद्ध विहार से जो आमदनी होता था उससे 100 ग्राम, और इत्सिंग कहता है 200 ग्राम का राजस्व इस बौद्ध विहार से प्राप्त होता था। ह्वेनसांग इसकी जानकारी देता है और इत्सिंग इसकी जानकारी देता है जो एक चीनी जाति था। इस काल में आर्यदेव, वसुबंधु, मैत्रेयनाथ, असंग जैसे बौद्ध भिक्षुक हुए और इनके होने से इस बात का आभास होता है कि इस काल के जो शासक थे वह न केवल वैष्णव धर्म का अपने काल में विकास किए बल्कि धर्म के प्रति सहिष्णु थे। और यही कारण था कि वैष्णव धर्म के अतिरिक्त शैव धर्म का
और बौद्ध धर्म का भी इस काल में विकास देखा गया है। ओके, तो ये हो गया गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था। अब हम लोग देखेंगे कला एवं साहित्य। गुप्तकालीन कला एवं साहित्य के दृष्टिकोण से गुप्त काल को पूरे एंशंट एज का जो है वह स्वर्ण युग माना गया, गोल्डन एज माना गया, क्योंकि इस काल में कला एवं साहित्य का उत्तरोत्तर विकास हुआ, इसलिए इतिहासकारों ने इसे स्वर्ण युग माना है। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। मंदिर का निर्माण पहले नहीं हुआ था। गुप्त काल के पहले हमारे देश में कोई देवता के लिए कोई मंदिर नहीं था। ठीक है, मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। इसके अतिरिक्त मंदिर निर्माण में शिखर निर्माण और नागर शैली का विकास हुआ गुप्त काल में। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको कि त्रिमूर्ति कहा जाता है, का विकास और शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप, आधा नारी आधा शिव, अर्धनारीश्वर स्वरूप का भी जो विकास है वह गुप्त काल में ही देखा गया है। फिर से बोल रहे हैं, मंदिर निर्माण में शिखर निर्माण यानी कि ऊपर में शिखर निर्माण का, मंदिर निर्माण की एक शैली है नागर शैली का विकास हुआ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का को लोग मानने लगे और शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को की भी पूजा होने लगी। गुप्त काल की ये सबसे प्रमुख विशेषता है। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर देख लीजिए कहाँ कहाँ है। तो गुप्तकालीन मंदिरों की बात करेंगे तो सबसे प्रमुख मंदिर आपको देवगढ़ यानी कि झांसी के, उत्तर प्रदेश के झांसी के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर, ये गुप्तकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया, 10 अवतार दिखाए गए हैं, है ना। 10 विष्णु के जो 10 अवतार हैं सभी की मूर्तियां हैं। दशावतार मंदिर, ठीक है। भूमरा शिव मंदिर कहाँ है? नागौद एमपी में। तिगवा विष्णु मंदिर कहाँ है? जबलपुर एमपी में। पार्वती मंदिर कहाँ है? तो नसना कुठार एमपी में। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो कानपुर, सिरपुर जगह है कानपुर में, वहाँ पर है। उदयगिरी गुहा लेक है, ये महाराष्ट्र में है। भीतरी मंदिर कहाँ है? तो भीतरी यूपी में है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं गुप्तकालीन लगभग जितना मंदिर है वह या तो यूपी में है या एमपी में। कहने का मतलब कि यूपी और एमपी जो है गुप्त काल के जो शासक हुए वह बिहार की अपेक्षा यूपी और एमपी में शासन करना ज़्यादा प्राथमिकता दिए। हम लोग पहले देख चुके हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था, याद है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। और उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रदेश हो गया था। और यही कारण है कि गुप्त राजाओं ने यूपी और एमपी के एरिया में शासन करने को प्राथमिकता दिए। इस वजह से जो है जो भी मंदिर मिला है गुप्तकालीन मंदिर वह अधिकांशतः यूपी और एमपी में बना हुआ मंदिर मिला हुआ है। ब्राह्मण गुफा मंदिर की अगर सर्वश्रेष्ठ गुफा मंदिर की बात करेंगे तो उदयगिरी, जो ये उदयगिरी है, उदयगिरी गुहा मंदिर है ना, इस मंदिर में विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा है। आज भी ये है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है उदयगिरी गुहा मंदिर। इसमें विष्णु का एक अवतार है, वराह अवतार, उसकी विशाल प्रतिमा है। और इस मंदिर का निर्माण कौन किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का विद्वान सचिव था वीरसेन साव। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव था वीरसेन साव, उसी के द्वारा जो है वह उदयगिरी गुहा मंदिर का निर्माण किया गया था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है। और ये ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण को प्रस्तुत करता है। गुप्त काल में न केवल हिंदू धर्म से संबंधित वास्तुकला का विकास हुआ, बल्कि बौद्ध धर्म से भी संबंधित वास्तुकला के विकास का हमें प्रमाण मिलता है कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ था, बौद्ध धर्म से संबंधित वास्तुकला का भी विकास हुआ था। बौद्ध गुहा मंदिर में अजंता कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। बाघ कहाँ है? एमपी, है ना। अजंता महाराष्ट्र में, बाघ एमपी में है कि गुफाएं महत्वपूर्ण है। अजंता की गुफा है, गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्तकालीन। अजंता की गुफा में कई गुफा है और ये सभी चित्रकला के नमूने को प्रस्तुत करता है। अजंता और बाघ गुफा जो है वह चित्रकला से रिलेटेड है। तो अजंता में कई गुफाएं हैं, उनमें गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 गुप्तकालीन है, गुप्त काल में बनाया गया था। और गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित किया गया है।
मरनासन राजकुमारी का चित्र अंकित है गुफा संख्या 16 में। और गुफा संख्या 17 में जो है वह बुद्ध के जन्म, उनके जीवन, उनके महापरिनिर्वाण से संबंधित चित्रों को अंकित किया गया है। ये गुफा संख्या 17 में। आपको बता दें फिर से कि अजंता और बाघ की गुफा जो है वह गुप्तकालीन चित्रकला के नमूने को प्रदर्शित करता है। गुप्त काल की चित्रकला के बेजोड़ नमूने को दर्शाता है अजंता और बाघ। अजंता महाराष्ट्र में है, बाघ एमपी में है। अजंता की गुफा में कई गुफाएं हैं, उसमें गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 गुप्तकालीन है। अब आते हैं गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य का विकास है ना। गुप्तकाल साहित्य के दृष्टि से स्वर्ण युग माना गया। इस काल में इतने महान विद्वान सब हुए जो कि गुप्त काल को गोल्डन एज में बदल दिए। इसी काल में रामायण महाभारत जो लिखा जाने लगा उसका अंतिम रूप जो दिया गया वह गुप्त काल में ही दिया गया था। रामायण और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया। इसी काल में नारद, कात्यायन, पराशर, बृहस्पति स्मृति का निर्माण किया गया। इसमें स्मृति में पहला स्मृति मनुस्मृति है जो कि शुंग काल में है, शुंग काल की है, ठीक है। इसके बाद कई स्मृतियों की रचना की गई। इनमें नारद, कात्यायन, पराशर और बृहस्पति स्मृति गुप्त काल में लिखा गया। विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल तो बेजोड़ रहा है ना। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में शून्य के सिद्धांत और दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय गुप्त काल को दिया जाता है ना। ये दोनों शून्य का सिद्धांत और दशमलव प्रणाली का विकास करने का श्रेय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट को दिया जाता है जो गुप्त काल में हुए। आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया। ये पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जो कहे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ये पहली बार कौन कहे तो आर्यभट्ट। शून्य का सिद्धांत कौन दिया? आर्यभट्ट। दशमलव प्रणाली का विकास कौन किया? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के अतिरिक्त वराहमिहिर हुए, गुप्त काल में वराहमिहिर हुए जो कि खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजर थे वराहमिहिर और गणितज्ञ भी थे, ठीक है। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त हुए गणितज्ञ जैसे विद्वान हुए। धन्वंतरि आयुर्वेदाचार्य के महान विद्वान हुए। इन महान विद्वानों के होने से ही गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। इन महान विद्वानों के द्वारा किए गए कार्य के कारण गुप्त काल का इतिहास जो है वह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, ठीक है। तो गुप्तकालीन साहित्य की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गुप्तकालीन साहित्य की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले साहित्य की हमको कालिदास के द्वारा रचित जो साहित्य है उसको देखना होगा। कालिदास ने 7 महाकाव्यों की रचना की जो आज भी लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। पहला महाकाव्य है ऋतु संहार, दूसरा मेघदूतम, तीसरा अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम बता दें कि यह प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया। किसका? अभिज्ञान शकुंतलम का। कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ये 7 ग्रंथ लिखे थे कालिदास जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के थे। विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र न केवल इंडिया का बल्कि विश्व का बाइबिल के बाद का सबसे महान जो ग्रंथ कहा गया है वह पंचतंत्र को कहा गया। ये इसे संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया है और बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं विशाखा दत्त का पुस्तक है, 2 पुस्तक। एक पुस्तक हम लोग जान रहे हैं पहले से, मुद्रा राक्षस, और दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम। डंडिन का काव्य दर्शन। भास का है स्वप्न वासव दत्ता और चारू दत्ता भास। अमर सिंह की रचना है अमरकोश। बुद्ध घोष की रचना है विशुद्धि मग। वराहमिहिर की रचना है बृहत संहिता और पंच सिद्धांत का। आर्यभट्ट के द्वारा 3 पुस्तकों को लिखा गया, ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत। कामंदक के द्वारा नीति सार की रचना की गई, कामंदक का नीति सार। वात्स्यायन के द्वारा
कामसूत्र की रचना की गई गुप्त काल में। चरक एक महान आयुर्वेदाचार्य थे, उनके द्वारा चरक संहिता को लिखा गया। असंग एक बौद्ध भिक्षुक थे, उनके द्वारा योगाचार पुस्तक को लिखा गया। वाग्भट एक महान आयुर्वेदाचार्य थे, इनके द्वारा अष्टांग हृदय पुस्तक को लिखा गया। नवनीतकम का लेखक नहीं आता है, लेकिन नवनीतकम गुप्त काल में लिखी गई आयुर्वेद की पुस्तक थी नवनीतकम। हस्तायुर्वेद ये पशु चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। पलकानव इनके लेखक हैं। पलकानव के द्वारा हस्तायुर्वेद पशु चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ लिखा गया। तो ये गुप्तकालीन ग्रंथों के बारे में, साहित्य के बारे में हम लोग पढ़े, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाइए तो आपको ये सब चीज़ देख कर जाना होगा। ये सबसे अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो ये हो गया गुप्तकालीन साहित्य के बारे में हम लोग पढ़े, प्रशासन का देखे, समाज देखे, धर्म देखे, आर्थिक व्यवस्था देखे, पूरे डिटेल्स में इसकी चर्चा की गई।